सीज़ फायर होते ही सनसनीखेज़ इंकशाफात होने लगे। नेतन्याहू ने ट्रंप को इस जंग में कैसे फंसाया और इसमें यहूदी लॉबी का क्या किरदार था? आमिर रज़ा से इस सारी सूरत-ए-हाल के बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ इंकशाफात हुए हैं कि किस तरह नेतन्याहू ने एक पूरा जाल बुना ट्रंप को इस जंग में फंसाने के लिए। ट्रंप उस जंग में फंसा और फिर ट्रंप को बड़ी मार पड़ी और इसमें यहूदी लॉबी का भी एक ख़ास किरदार रहा। देखिए, जिसने इस जंग के हक़ में वोट दिया था वो अपने अपने कैफरे किरदार तक पहुंच रहा है। बिल्कुल। जनरल रैंडी से लेकर हाँ जी। वो जो पाम बॉन्डी थी उस तक सब जो जिन्होंने वोट दिया था उनको तो कैफरे किरदार तक पहुँचाया गया। पेड हैक्सर जो है ये अभी बाकी है। अब उसका मुआखज़ा होना ना। देखिए, मैं आपको बताऊँ, न्यूयॉर्क टाइम की ये स्टोरी है और न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी दुनिया में इस वक्त बहुत भूचाल बनी हुई है कि ट्रंप कैसे फंसा था। लेकिन आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि नेतन्याहू ने इसको फंसाया है और एक ब्रीफिंग दी गई है मोसाद के ज़ेर इंतज़ाम कि आप हमला करेंगे। इस स्टोरी के अंदर, न्यूयॉर्क स्टोरी के अंदर भी वही लाइनें हैं जो मैंने बयान की थी कि इसको स्टोरी ये दी गई थी कि 2 से 2.5 हफ्ते लगेंगे, इसमें तमाम इनकी रजीम ख़त्म हो जाएगी। ये जो ऊपर वाली मौलवियों की रजीम जो इसको जिसका इन्होंने कहा है ये रजीम ख़त्म होगी, मॉडरेट लोग सामने आएंगे। और एक वक्त में मैंने भी इस बात की कही थी कि ये इनका अक्सर मकसद यही है कि मॉडरेट जो फेसेस हैं वो सामने आ जाएं। जंग में मोसाद का ये प्लान जो था वो बड़ा कम्प्रीहेंसिव था। जो अमेरिकी सारे जनरल और CIA के लोग बैठे थे वो उन्होंने बड़ा इस पर अप्रिशिएट किया और नेतन्याहू जो थे बड़े खुश थे कि उनकी ब्रीफिंग जो है बड़ी कामयाब, बड़ी खुफिया ब्रीफिंग थी। वाइट हाउस के वॉर रूम एक तश्कील दिया गया था जिसके अंदर गिनती के 7, 8, 10 लोग थे। उनको ये ब्रीफ किया गया था। मोसाद के सरबरा ने ये ब्रीफिंग दी। उसके साथ जो था नेतन्याहू मौजूद था और सब ने ताली बजा कर कहा था कि अब ईरान हमारा हुआ। उलट हो गया, इससे ऐसे उलट हो गया। उलट हो गया। अब ईरान इनका तो ना हुआ, इनके हाथ से मिडल ईस्ट भी चला गया, इनके हाथ से आबने हुर्मुज़ चला गया, इनके हाथ से इंटरनेशनल वाटर निकल गया। ये एक ऐसा बड़ा धचका है जिसको शायद अमेरिका सदियों तक बर्दाश्त करता रहेगा। देखें, डोनाल्ड ट्रंप अभी मैं रात उसकी वो मीडिया कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो वो CNN को कह रहा था ये झूठ बोल रहा है। मैं सुबह उठा तो सुबह मैंने जब JD वैंस को सुना तो वो कह रहा है कि जो जितने भी मीडिया हैं ये ईरान के हवाले से AI स्टोरीज़ जो हैं ये बिल्ड करते हैं। ये मुज़ाकरात के 10 निकात भी AI हैं तो ये उससे बनाए गए हैं और हम इनको इसमें शामिल ही नहीं था, किसी सूरत भी लेबनान शामिल नहीं था। अभी भी मुझे ये बताएं ना। और रात को अगर आपने ट्रूथ सोशल पर नया उसका बयान सुना हो डोनाल्ड ट्रंप का, तो वो अपने ही अखबारात को, अपने ही मीडिया हाउसेस को दे रहा है कि जी ये मेरे खिलाफ मेरे अगेंस्ट जो है रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और अब आपको जो व्लॉग याद आएगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के अंदर जंग शुरू हो गई है। बॉर्डर के अंदर अमेरिका के अंदर एक नई जंग शुरू हुई है जिसमें मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है। CNN सरकारी मीडिया समझा जाता है। इसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ स्टोरीज़ आ रही हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर ये स्टोरीज़ आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो एंटी ट्रंप और एंटी वॉर लॉबी है वो बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रही है। अब आपको डोनाल्ड ट्रंप के बयानात में न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN का हवाला आना शुरू हो गया कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो ये इस बात की बड़ी अलामत है कि वहाँ पर इस वक्त बड़ी हलचल है। न्यूयॉर्क टाइम की जो आज की स्टोरी है जिसको आप डिस्कस करना चाह रहे हैं उसके अंदर भी यही पॉइंट बार मैं फिर कहूँगा। हमने ये उस वक्त कहा था कि इसकी अंदरूनी जंग है, अब भी उसने यही कहा कि अंदरूनी हलफशार मौजूद है और मौजूद था। इस जंग को लेकर बहुत सारे लोगों ने मुखालफत की थी। डोनाल्ड ट्रंप को ये पता था लेकिन उसको प्रेशराइज़ किया गया नेतन्याहू की तरफ। न्यूयॉर्क टाइम ने पता नहीं किसी मसलहत के तहत एप्स्टीन फाइल का जिक्र नहीं किया है। मैं ये खुलकर बात करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है आमिर भाई ये सारा मामला है ही एप्स्टीन फाइल। ये सारा मामला तो नहीं है। देखें, इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लालच भी इन्वॉल्व है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ताकत का खुमार भी शामिल है, इसमें नशा भी है, इसमें वेनेजुएला भी शामिल है जिसने आराम से अपना सदर जो है जाने दिया। सिर्फ 240 गार्ड जो थे उनको मारा गया और एक सदर और उसकी अहलिया को बेडरूम से उठाकर ले गए। तो इन्होंने कहा कि शायद ये ईरान वाला मामला भी जो है नेतन्याहू बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमारे पास ताकत है, ब्यूटीफुल आर्मेडाज हैं और हम जाकर F-35 जैसे जहाज़ों के साथ हमला करेंगे। 1.5-2 हफ्ते में काम मुकम्मल होगा, हाक जजीरा हमारा होगा, तेल की तजारत हमारे पास होगी। फिर हम चीन से कहेंगे कि अपने मिनरल्स हमें तेल के बदले दे ताकि तेरे बिजली घर चले। अब ये एक और स्टोरी है
कि ये तेल पर कब्ज़ा जो है ये क्या पैसे के लिए था या सिर्फ चीन को मगलूब करना था, और चीन इसमें किस हद तक इन्वॉल्व है, बिल्कुल। और चीन ने इस सारी मारामारी में क्या किरदार अदा किया है, ये बिल्कुल एक अलग स्टोरी है। लेकिन जो नेतन्याहू का किरदार था वो इस जंग तक अमेरिका को लाना था, लाकर खुद वो लेबनान की जंग में दाखिल हो गया और अमेरिका को छोड़ दिया। अब देखा जाए तो अमेरिका इस जंग में तनहा था, इसके साथ ना यूरोपियन यूनियन थे, ना नेटो थी, ना इज़राइल थी। इज़राइल सिर्फ बयानात की हद तक थी। इज़राइली जहाज़ और इज़राइली बहरी जहाज़ जो थे वो नहीं थे। एक बहरी जहाज़ जो है कतर की बंदरगाह पर और मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह पर इज़राइली जो हैं तबाह किए गए हैं। तबाह किए गए हैं, बिल्कुल। वो जहाज़ जो थे वो आयल और सामान बरदार जहाज़ थे। इसके अलावा मुझे बताएं कोई जंगी जहाज़ आपने इज़राइल का देखा है कि आपने हरमज़ के करीब भी आया हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जो उसकी अपनी हैफा बंदरगाह है वो तबाह बर्बाद होगी, और वहीं पर जराडार फोर्ट यानी वो भी को मार गिराया गया, वो भी अमेरिकन। जहाज। तो इसका मतलब ये है कि इज़राइल चाहता ये था कि अमेरिका इधर से ईरान के ख़िलाफ़ ठाठैया करता रहे, बिल्कुल ठीक है। ईरान को मारे। बाद में जिस तरह से अगर आपने वो शेर और बूढ़े शेर और लूमरी वाली कहानी सुनी, पता नहीं सुनी, जिसमें वो कहता है कि शिकार ढूंढ, बैठ के ये कहानी नहीं मैं भी सुना देता हूँ, छोटी सी कहानी है। वो कहता है ये मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लूमड़ी से कहता है जा लेके आ। वो लेके आती है एक गधे को, अमेरिका का भी निशान गधा है ना जी, गधे को लेके आती है, और शेर जो होता है वो उसको खाता है तो उसको नज़र आता है कि इसके अंदर जो है वो दिमाग नहीं है। तो वो कहता है कि लूमड़ी दिमाग किथे, कहती है दिमाग होंदा तेरे तक आंदा। छोटी सी कहानी, लेकिन इस लूमड़ी का किरदार इस वक्त जो है वो नेतन्याहू और इज़राइल ने अदा किया, और गधे को लाकर शेर के सामने फेंक दिया। ये मैं हमेशा कहता हूँ। मार पड़ रही थी अमेरिका को, ये लेबनान में मसरूफ़ हो गया, वहाँ पर जंगी इसको मार पड़ना शुरू हुई। ईरान ने भी इस पर हमला शुरू कर दिया, हौज़ीज़ भी इस पर आ गए, हमास ने भी दोबारा से सर उठा लिया, और इराक़ में से भी इनके ख़िलाफ़ जो है ड्रोन्स आने शुरू हो गए। ये एक ऐसी सूरत हाल थी जिसमें ना सिर्फ अमेरिका फंसा, ये ख़ुद भी फंस गए। अब देखें कितने रोज़ हो गए, आज 9 अप्रैल है, 28 फरवरी से ये जंग शुरू हुई थी। अब अमन के मुज़ाकरात के लिए GD में इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो ये काम पहले भी किया जा सकता था। अमन को मौका ज़रूर देना चाहिए था, नहीं दिया, फंस गए, और फंसाने वाला नेतन्याहू है। जब तक इसके चुंगल से आप डोनाल्ड ट्रंप को निकालेंगे नहीं, तब तक वो उसकी उंगलियों पर वो धागे हिलाएगा और डोनाल्ड ट्रंप उस पर आपको डांस करता नज़र आएगा। ये वो सूरत हाल है जिसका आज न्यूयॉर्क टाइम ने जो है खुलासा किया है, यानी बयान किया है। और इसी खुलासे को लेकर मैं बहुत अरसा पहले ये प्रेडिक्ट किया था कि ये जंग डोनाल्ड ट्रंप लड़ना ही नहीं चाहते थे, उनको पता था कि मैं फंस जाऊंगा। अब वो फंस गया है, तो अब जो है न्यूयॉर्क टाइम्स समेत बहुत सारे अखबार इस तरह की स्टोरीज़ दे रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप इन पर बरस रहा है, और शायद वो अपनी हिफ़्गी मिटाने के लिए कि मैं नेतन्याहू का कहने पे नहीं, नेतन्याहू मेरे कहने पे चलता है। ये हर गुलाम की एक इसी तरह से होती है। आप किसी ड्राइवर से कहते हो कहना मालिक नूं मैं दसना रास्ता किधर है, बिल्कुल। ये वही हिसाब है। लेकिन ये असल में इस वक्त जो अमेरिका की खारजा पॉलिसी की मिडल ईस्ट के अंदर ड्राइविंग सीट है, उस पर नेतन्याहू बैठा है, और उसने ये खंबे से जा टकराई है गाड़ी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।